हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्या द रीजनिंग रूम में। आज हिंदी का अगला पार्ट लेके आए बेटा। हमने वर्णमाला पूरी सीख ली थी। वर्णमाला के बाद हमने उससे वर्णमाला से पहले स्वर व्यंजन सब टाइप कर लिए और हिंदी का विकास सब सीख लिया था। कितनी बोलियां हैं, कितनी उपबोलियां हैं, वो सब सीख लिया था। अब जो चैप्टर है बेटा, अगला जो आपको समझाने वाला हूं वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये वर्णमाला के बाद ही आता है, तो मैंने सोचा एक साथ करा देता हूं, फिर हम इनकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, थोड़ा सा वो समझते हैं बच्चे, ताकि आप आसानी से कर पाओ। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो देखो, एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। एक नाम है कामता प्रसाद, ठीक है। क्या नाम है? कामता प्रसाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कामता प्रसाद जी ने कितने विराम चिन्ह बताए हैं? कामता प्रसाद जी ने कितने विराम चिन्ह बताए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना, कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्ह बताए, वो कितने बताए हैं? 20। कितने बताए बेटा? 20। पहली बात तो ये हो गई कि कामता प्रसाद जी ने जो विराम चिन्ह बताए हैं वो 20 बताए हैं। अब विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, और ये जो मानते हैं ना, ये मानते हैं कामता प्रसाद जी कि जो विराम चिन्ह हिंदी में आए हैं वो अंग्रेजी से आए। किससे आए बेटा? अंग्रेजी से आए। तो कौन कौन से होते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूं, फिर सबके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो एक एक करके हम करके चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले की अगर बात करें तो सबसे पहला आपका सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है वो है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं, ठीक है बेटा। पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या होता है? ये जब हम किसी भी अपनी बात पूरी होने के बाद लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, कि यहां हमारी बात सिद्ध हो गई। इति सिद्धम, है ना। राम जा रहा था डैश, राम खा रहा था डैश, यानी कि वो क्या है? वो हमारा पूर्ण विराम है। जब हम अपनी बात को खत्म करते हैं उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। इंग्लिश में इसे डॉट से दर्शाते हैं, कहते हैं ना डॉट, कि अब हमारी बात ही इज अ गुड टीचर एंड डॉट लगा दिया तो ये हमारी बात हो गई फुल स्टॉप। तो यही पूर्ण विराम को कहते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। तो पहले ये बताने से पहले विराम क्योंकि बार बार आ रहा है, तो विराम चिन्ह है तो पहले विराम का मतलब समझ लो बेटा। विराम का मतलब होता है, अब विराम को विश्राम से समझ लो। विश्राम का मतलब आराम करना, विश्राम का मतलब आराम करना। तो विराम का मतलब होता है ठहरना, रुकना। विराम का मतलब, अभी चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं, विराम की बात कर रहा हूं बेटा। विराम चिन्ह में सबसे पहले अगर आप डिवाइड करें तो एक है आपके पास विराम और दूसरा है आपके पास चिन्ह। तो अभी मैं बात कर रहा हूं विराम की, तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं विराम का अर्थ क्या है। तो विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना, ठहरना या रुकना। तो विराम का मतलब आपकी समझ में आ गया कि जब आप कोई बात अपनी बोल रहे हैं, आपकी बात खत्म हो जाती है तो आप रुकते हो ना, कि भाई राम स्कूल गया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गया, तो आप रुक रहे हो। जो रुक रहे हो ना, ये क्या कहलाता है बेटा? विराम। ठहरना, ये रुकना, ये आपका विराम कहलाता है। विश्राम से मैंने बोला, आप याद कर सकते हो, विश्राम मतलब आराम करना, तो विराम मतलब आराम करना, रुकना थोड़ी देर के लिए। अब रुकते हैं अलग अलग प्रकार से, कि कभी कभी बीच में रुकते हैं, तुम, मैं और वो, है इस तरीके से बेटा। ऐसे पूर्ण विराम, जो आप बात खत्म होने के बाद रुकते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? पूर्ण विराम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं आपको अच्छे से, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपकी समझ में ना आए, बहुत आराम से समझते हैं। पूर्ण विराम की बात करें, सपोज करो मैंने लिखा, इसका एग्जांपल देता हूं आपको, हिमांशु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिमांशु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं जो रुकूंगा वो कहां रुकूंगा बेटा? मैं रुकूंगा है पर। तो है मेरी बात खत्म। हिमांशु सर बहुत अच्छा, मुझे अपनी बात बोलनी थी, मैंने बोल दी हिमांशु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खत्म बात, खत्म। तो फुल स्टॉप लगा दिया। ये क्या हो गया? फुल स्टॉप। इसे कहते हैं पूर्ण विराम। एक बात ध्यान रखना, इसके बाद एक और होता है दूसरा, वो बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं। सबसे अधिक जो यूज होता है वो पूर्ण विराम का यूज होता है हिंदी में। पूरे सबसे अधिक यूज क्या होता है? लेकिन सबसे अधिक बार अगर बोलेगा, सबसे अधिक बार यूज होने वाला, तो आएगा अल्प विराम। सबसे अधिक बार हम अल्प विराम का यूज करते हैं, लेकिन सबसे अधिक हम प्रयोग पूर्ण विराम का करते हैं। दोनों में फर्क है ना, अधिक बार और अधिक में फर्क है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक बार, ज्यादातर अधिक बार पूछा तो अल्प विराम आपका आंसर होता है ना। लेकिन सबसे अधिक प्रयोग होने वाला वाक्य जो विराम है वो कौन सा है? पूर्ण विराम। क्यों? क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, आप कभी भी अपनी बात खत्म करोगे, राम जा रहा था, मैं खा रहा था, हिमांशु सर अच्छा पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रहा था, तो इनमें डैश लगाओगे ना, कॉमन नहीं लगाओगे, बात आपकी पूरी हो गई। जब बात पूरी हो गई तो फुल स्टॉप सबसे ज्यादा यूज होता है, पूर्ण विराम सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन सबसे अधिक बार अगर हम यूज करें किसी भी वाक्य में, कोई कहानी लिखते हैं, तो सबसे अधिक बार अगर हम यूज करते हैं तो अल्प विराम का करते हैं। सबसे अधिक बार अगर यूज करते हैं किसका करते हैं? अल्प विराम का। तो अल्प विराम अभी आएंगे, उससे पहले, अल्प विराम से पहले हम आते हैं अर्ध विराम पे। अर्ध विराम क्या होता है वो समझिए।
ये था पूर्ण विराम। अब होता है पूर्ण, तो समझ में आ गया सर अर्ध क्या होता है। अर्ध विराम भी समझिए बेटा आराम से। पूर्ण विराम सब बच्चों को पता होता है, अर्ध विराम में बच्चों को दिक्कत बैठी है। बेटा अर्ध विराम जो यूज होता है वो एक यहां लगाई बिंदी और फिर बिंदी से यहां लगा दी नीचे कॉमा, ये कहलाता है आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम का यूज कब होता है बेटा? देखो अल्प विराम को तो सबको पता होता है, अर्ध विराम दिक्कत देता है। तो अगर मैं बात करूं जब दो सेंटेंसों को जोड़ना होता है तब हम अर्ध विराम का यूज करते हैं, जब हमें और किंतु परंतु नहीं लगाना लेकिन दो सेंटेंसों को जोड़ना है। जैसे इसकी बात करता हूं कि आपको कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसी को समझाता हूं, इसी से एग्जांपल देता हूं। मैं आपको सब समझा दूंगा, मैं आपको सब समझा दूंगा। मैंने अल्प विराम लगाया, बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, मैं आपको सब समझा दूंगा, बेफिक्र रहें। तो ये क्या हो गया बेटा? मैंने अर्ध विराम का यूज किया। क्यों? एक सेंटेंस मैंने यहां खत्म हो गया, मैं आपको सब समझा दूंगा, और दूसरा मैंने क्या बोला? बेफिक्र रहें। तो मैंने किसका यूज किया? अर्ध विराम का। क्लियर? क्योंकि पूर्ण विराम से अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैंने बोला मैं आपको सब सिखा दूंगा, थोड़ी देर वेट किया, मैं आपको सब समझा दूंगा, बेफिक्र रहें। तो ज्यादा वेट तो नहीं किया, हमने पूरी बात तो यहां खत्म नहीं करी। अगर मैं बोलता हूं अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपको सब समझा दूंगा, अगर मैं यहां रुक जाता मैं आपको सब समझा दूंगा तो फुल स्टॉप यूज होता है। लेकिन उसके आगे मैंने क्या बोला? बेफिक्र रहें, एक सेंटेंस जोड़ा, तो कुछ सेकंड का गैप लेके मैं सेंटेंस बोला, तो हम किसका यूज करेंगे? अर्धविराम का। क्लियर? मैं आपको सब समझा दूंगा, बेफिक्र रहें, दो सेंटेंसों को जोड़ा। क्लियर? तो जब भी सेंटेंसों को जोड़ते हैं दो को, किसका यूज करते हैं? अर्धविराम का। तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है अल्प विराम। तीसरा क्या होता है? अल्प विराम, जिसका यूज सबसे अधिक बार किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। अब अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम होता है कॉमा। ये जो कॉमा होता है इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? कॉमा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। जैसे मैंने बोला मैं, आप और भगवान चाहेंगे तो जॉब पक्की है, वर्दी पक्की है। एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मैं, आप, तो कॉमा लगाना पड़ेगा, मैं रुक रहा हूं। मैं, अब कुछ तो लगाना पड़ेगा, कैसे रुकूं मैं अपने आप को? मैं, आप, तो ऐसे नहीं होगा। मैं, आप और भगवान, मैं, आप और भगवान चाहेंगे तो वर्दी हमारी है, तो वर्दी हमारी है। वर्दी पक्की है या वर्दी हमारी है? तो आपने क्या सोचा? मैं, आप और भगवान चाहेंगे तो वर्दी, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से, आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो मैं, आप और भगवान अगर चाहेंगे तो वर्दी किसकी है? वर्दी हमारी है, हमारी वर्दी हमसे कोई नहीं छीन सकता। इतनी सी बात है, बस और कोई बात ही नहीं है। तो इन तीनों में अगर हम बात करें, एक चीज और बता देता हूं बेटा, अगर मैं यहां कर देता मैं आप कॉमा भगवान, मैं, आप, भगवान चाहेंगे तो वर्दी पक्की है, तो ये गलत हो जाता। ध्यान रखना जो आखिरी कॉमा होता है, दो तीन जोड़ो, राम, श्याम और मोहन। तो राम, श्याम, मोहन लिख दिया आपने तो नहीं चलेगा। राम, श्याम, मोहन, किरण, है ना, चार पांच लोग लिख दिए। छोड़ो, मैंने लिखा ए बी सी डी ई, पांच मित्र हैं, पांच मित्र खेल रहे थे, पांच मित्र खेल रहे थे। तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसे बोलेंगे ए बी सी डी और ई। जो आखिरी वाला कॉमा होता है उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं बेटा? और का यूज करते हैं। ध्यान रखना, आखिरी वाले कॉमा के लिए हमेशा और का यूज किया जाता है, आप कॉमा नहीं लगाते हो। आखिरी वाला कॉमा किसका यूज होता है? और का। आखिरी वाले कॉमा की जगह ए बी सी डी ई, पांच मित्र खेल रहे थे, तो कॉमा आप लगा देते हो, लेकिन रियल वर्ड जो आप सेंटेंस अगर शुद्ध ही बनाओगे, शुद्ध लिखोगे, तो आखिरी वाले में कॉमा नहीं आएगा, लिखा मिलेगा ए बी सी डी और ई, पांच मित्र खेल रहे थे। ए बी सी डी और ई खेल रहे थे, एबीसीडी और, है ना, मित्र भी हटा दो, एबीसीडी खेल रहे थे या एबीसीडी और ई खेल रहे थे, तो एबीसीडी और ई खेल रहे थे। ये आपका थोड़ा सा एग्जांपल था जो मुझे समझाना था। एक चीज और, अभी अल्पविराम है ना, तो मुझे लगा हाथों हाथ आपको बता देना चाहिए। तो आखिरी वाले कॉमा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? और से। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता देना। तो याद रखना आखिरी वाला कॉमा, तो मैंने क्या लिखा? मैं, आप और भगवान चाहेंगे तो वर्दी हमारी है, हम जॉब ले लेंगे, जॉब हमारी पक्की है। अब आप क्या देखो, ये तीनों में बात तो वही रही रुकने की, तो देखो इन तीनों में फर्क क्या है? यहां हम रुकते हैं, यहां हम थोड़ी सांस लेते हैं, उसके बाद रुकते हैं, यहां हम बिल्कुल रुकते हैं। तो जो अर्धविराम होता है वो अल्प विराम से ज्यादा समय लेता है और इससे कम समय लेता है। तो अर्धविराम पूर्ण विराम और अर्धविराम के बीच की अवस्था है। अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय लेगा, ज्यादा समय रुकेंगे, और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लगेगा। पूर्ण विराम में तो रुक गया, खत्म हो गई बात। अर्ध विराम में जब रुकोगे तो वो अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय होगा और अल्प विराम में बहुत कम, मैं, तुम और वो। रुक ही नहीं रहे, एक सेकंड के लिए रुक रहे मुश्किल से, है ना। तो जब बिल्कुल कम रुकते हैं तो अल्प विराम। तो तीन तरीके के विराम आपके समझ में आ गए होंगे। ये तीन तरीके के विराम आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है बेटा। अब चौथा है बच्चों आपका अपूर्ण विराम। चौथा क्या है आपका? चौथा है बच्चों अपूर्ण विराम। ये सारे चारों एक जैसे है ना, तो चारों एक साथ लिखवा रहा हूं, एक एक करके एक साथ, दोनों में फर्क समझ में आया ताकि कोई दिक्कत ना रहे। अपूर्ण विराम होता है जब दो बिंदी इस तरीके से दो बिंदी लगाई जाती है, सिर्फ दो बिंदी लगाई जाती है, वो कहलाता है अपूर्ण विराम। इसे कहा जाता है इंग्लिश में कॉलन। क्या कहा जाता है? कॉलन। तो आपने कॉलन की अगर बात करें, अपूर्ण विराम की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका यूज कब होता है? इसका यूज होता है जब हम कुछ लिखते हैं कि इसको दर्शाने के लिए लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा भारत का परिचय, या उदाहरण देने के लिए, है ना, उदाहरण देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, भारत का परिचय। और मैं क्या लिखूंगा इसके आगे? ऐसे कॉलन लगाया एक दृष्टि में, भारत का परिचय एक दृष्टि में। तो ये क्या हो गया? ये मैंने कॉलन का यूज किया अपूर्ण विराम का, कि पूर्ण विराम नहीं है, ये बात खत्म नहीं हुई मेरी, भारत का परिचय एक दृष्टि में, तो बात तो यहां खत्म हुई, लेकिन इसके बारे में हम लिख रहे हैं, इसके बारे में हम बताते हैं, जब किसी चीज के बारे में बताते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, तो हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो? कोई बात समझ में आ गई होगी आपको? एक एक एग्जाम्पल, ज्यादा डीपली नहीं, क्योंकि आपके में जितना आएगा यूपी पुलिस में इतना भी डीप नहीं आएगा कि हम ज्यादा घुस जाए, लेकिन आप सीटेट की तैयारी करो, एफटेट की तैयारी करो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, लेखपाल की, आरओ यारो की, हिंदी अगर आएगी तो आपको ये विराम चिन्ह से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। तो ये थे चार एक तरीके के। अब अगर बात करें पांचवा, जो आपको पता है पहले वही बता रहा हूं, शायद आपको सबने सुने इंग्लिश में। पांचवा है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह। चिन्ह बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे चिन्ह सब में लिख लेना। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है? तो सबको पता है प्रश्न सूचक चिन्ह ये होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह ये होता है। इसका कब यूज होता है? इसका कब यूज होता है? तो इसका यूज होता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने पूछा क्या आप मेरी सभी वीडियो देख रहे हैं? क्या आप मेरी सभी वीडियो देख रहे हैं? तो यहां बात खत्म हो गई, लेकिन मैंने क्या लिखा? क्या, तो क्या लिखूंगा? क्यों, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे गाना है, हाल क्या है जनाब का, तो मैंने क्या बोला? हाल क्या है जनाब का, तो मैं पूछ रहा हूं तो क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको कि मैंने किसी से गाने में पूछा हाल क्या है जनाब का, तो आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? याद रहेगी इतनी बात? तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब होता है? जब हम कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, जब किसी से कुछ पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इतना सबको पता होगा। अब आते हैं विस्मयादि सूचक। छठा होता है विस्मय या विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक विराम। विस्मयादि सूचक विराम क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी। इसका यूज कब होता है? इसका यूज होता है बेटा किसी भी बात के लिए, हर्ष, विषाद, कोई दुख आपको शेयर करना हो, कोई दुख की बात हो, कोई खुशी की बात हो, एकदम कोई एक्साइटेड हो जाए, हुर्रे है, खुश हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, तो हम किसका यूज करते हैं? इसका। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल, है ना। तो आपने सुना होगा, जैसे मैंने लिखा वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है ना। मैंने लिखा वाह क्या बात है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज हम क्या करते हैं? वाह क्या बात है में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर? याद रहेगी इतनी बात? अब आते हैं अगले पे। अगर सातवें विराम की बात करें, मैं पहले वो बता रहा हूं जो आपने हमेशा पढ़े हैं, आप हमेशा पढ़ते आए हो। अब दो चिन्ह और होते हैं जो आपको सबको पता है, लेकिन दोनों को एक साथ लिखूंगा कि वरना आप कंफ्यूज होगे। एक है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसी के साथ एक आठवां होता है निर्देशक चिन्ह। इन दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं होता। और इसी के साथ एक और लिख देता हूं बेटा नवा, वो भी जैसे ही होता है विवरण चिन्ह। ये तीनों एक जैसे, एक जैसे, एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि इन सब में डिफरेंस होता क्या है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। योजक चिन्ह होता है ये छोटा सा, इसी को थोड़ा बड़ा कर देंगे निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, और इसी को बड़ा करने से पहले अगर दो बिंदी लगा देंगे इस तरीके से विवरण चिन्ह हो जाएगा। तीनों में फर्क क्या है? तीनों एक जैसे लग रहे हैं भाई, फर्क कैसे पहचानेंगे? तो ये फर्क हम कैसे पहचान पाएंगे वो हम समझ लेते हैं। एक इसके नीचे और बता देता हूं, 10वां, यहां 10 खत्म करते हैं, 10वां यहां और बता देता हूं आपको। इसे कहते हैं पाद बिंदु। इसको पाद बिंदु चिन्ह, इसको ऐसे दर्शाया जाता है भाग का चिन्ह।
या फिर एक छोटी सी बिंदी पे दर्शाया जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये सब आपको एक जैसे लगते हैं देखने में, तो इन सबका यूज कब कब किया जाएगा मैं वो बता देता हूं। योजक चिन्ह की अगर हम बात करें तो योजक चिन्ह आता है दो शब्दों को मिलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया भाई बहन, भाई बहन, तो हम योजक चिन्ह का यूज करेंगे। दिन रात, छोटा बड़ा, जब भी हम इसमें यूज करते हैं सदा सदा के लिए, तो जब भी हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का यूज करते हैं। योजक मतलब जोड़ना, योग कर देना, मिला देना, ऐसे याद रहेगा। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह नाम में छिपा हुआ निर्देश, जब आप कोई निर्देश दे रहे हो, जैसे मैंने बोला आगे कोई बात बता रहे हो, जैसे मैंने बोला राम जी के 3 भाई थे, राम जी के 3 भाई थे, और ये निर्देशक चिन्ह लगा, निर्देश किया कौन से थे, आगे लिख दिया मैंने कौन कौन से थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है बेटा। तो राम जी के 3 भाई थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ भी लिख लो। तो ये मैंने क्या किया, मैंने यहां लिखा और इसको निर्देश किया कि कौन से 3 भाई थे, बोले आगे लिखे हुए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, थोड़ा सा बड़ा होता है। विवरण चिन्ह पे आते हैं। विवरण चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह नाम में छिपा हुआ है, जब आप किसी चीज का विवरण दे रहे हो, जब आप किसी की चीज के बारे में आगे बता रहे हो, कोई व्याख्या हमने करी और उसके अंदर लिख दिया, जैसे हमें कभी भी किसी चीज के प्रकार बताने हैं कि ये इतने प्रकार के होते हैं, ये इतने प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया अभी मैंने पढ़ाया था व्यंजन, तो मैंने लिख दिया व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। जब हम किसी चीज के प्रकार बताएंगे, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं डैश, और इसकी अभी मुझे व्याख्या करनी है, सॉरी, विवरण चिन्ह ऐसे होगा, ठीक है। अब इसकी व्याख्या करनी है, पहला दूसरा तीसरा कौन कौन से होंगे, हम कहीं भी यूज कर लेते हैं कोई सा भी चिन्ह, लेकिन रियल में जो यूज होगा, अगर निर्देश करने किसी बात को, सिर्फ ये बात यहां खत्म हो गई। लेकिन अभी मैं नीचे व्याख्या करूंगा, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, मैंने तोड़ दिया भाई, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, फिर उसके नीचे और बताऊंगा, व्याख्या करूंगा, है ना। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो मैं फिर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसका निर्देशक चिन्ह लगा दूंगा यार अलावा। तो ये क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह विवरण चिन्ह में फर्क है। विवरण में आप प्रकार बता रहे हो, उसके अंदर भी आप डिफाइन करोगे, पूरी खत्म हो गई। निर्देशक चिन्ह में सिर्फ निर्देश किया आपने सामने के ये लिखे हुए, बात खत्म हो गई। लेकिन विवरण चिन्ह में पूरा विवरण आप उसके नीचे दोगे उसके बारे में। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। पाद बिंदु या पाद बिंदु, सर पाद बिंदु चिन्ह क्या होता है बेटा, पाद बिंदु चिन्ह क्या होता है, तो पाद बिंदु का मतलब कई बच्चों को नहीं पता होता, आप तो कुछ और ही सोच रहे होगे, तो वो मत सोचना जो आप सोच रहे हो। पाद बिंदु का यूज हम कब करते हैं, ध्यान पर सुनना, या बिंदी से समझोगे, इससे तो नहीं समझोगे, सिंपल यहाँ पे नहीं देखा होगा। ये अरबी और फारसी का भाषा, जब भी हम कोई अरबी फारसी भाषा का शब्द लिखते हैं, या नुक्ता कहते हैं, नुक्ता, इसे क्या कहते हैं, नुक्ता, नुक्ते में समझोगे। जैसे मैंने लिखा कागज, गजल, सुना होगा ना आपने, तो यहां बिंदी लगाई, यहां बिंदी लगाई, यहां बिंदी लगाई, तो तीनों क्या लग गई, ये पाद बिंदु लोग। कागज, गजल, तो जा नहीं होता, ज, गजल नहीं होता, गजल, गजल सुना होगा ना, तो ज बोल रहे हैं तो बिंदी लगा, कागज तो ज बोल रहे हैं तो ये बिंदी लगा दी, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलता है। क्लियर हो गई। ये अभी 10 हुए हैं, टोटल कितने बताया मैंने, 20, तो हमें 10 और पढ़ने। तो ये इतना समझ में मेरे ख्याल से आपके आ गया होगा, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसे रफ करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो 10 हमने समझ लिए। एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल मिटा रहा हूं, सिंबल लिखे छोड़ रहा हूं, क्योंकि एक बार बाद में एंड में 20 के 20 आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एक बार में रिपीट करूंगा सब, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये बिटाएं खाली, ये नहीं बिटाएं। अगर बात करें 11वें की, तो 11वां सिंबल क्या होता है, पहले मैं कामता प्रसाद जी का बता रहा हूं, इसके बाद 2 और होते हैं, वो अलग से बताऊंगा आपको, तो क्या आपकी समझ जाओगे, पता चले पूछ ले। तो टोटल 22 सिंबल बताने वाला हूं आपको, 20 कामता प्रसाद जी के अनुसार जो उन्होंने माने, जो इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते आए, और 2 आपको और बताऊंगा कि वो भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं हिंदी में। तो 11वें सिंबल की बात करें कि मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, तो अब वो बात करते हैं जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, या मतलब अपनी बातों में यूज करते हैं। तो एक होता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है बेटा, तो उद्धरण चिन्ह भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या जानते हो आप उद्धरण चिन्ह के बारे में, बोले सर उद्धरण चिन्ह 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल, ऐसे करके लगा देते हैं हम लोग, कॉमा ऊपर लगाते हैं ना किसी चीज के। तो किसी भी बात को अगर जो का त्यों लिखना हो, जैसे बोला गया है वैसे का वैसे ही लिखना हो, तो हम ये उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी, कुछ पता है, या चलो छोड़ो, उसको छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहा था। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको देखा कि जब भी कोई बात, आप किसी की कही हुई बात ऐसे कैसी कर रहे हो, तो आप यही लगाते हो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बात खत्म हो गई, फिर से इसे बंद कर दिया। तो जब कभी भी ये सिंगल है, थोड़ा दूर करके लिखता हूं, और ये आपके डबल है। तो इस तरीके से दो यूज करे जाए, सिंगल यूज किया जाए, दो तरीके के होते हैं, सिंगल भी यूज करते हैं, डबल भी। तो जब किसी बात को जो का तो लिखना था, किसी के द्वारा कही हुई बात, किसी की, जैसे मैंने लिख दिया प्रेमचंद की महत्वपूर्ण साहित्य किताब है गोदान, तो मैंने गोदान लिखा, तो मैंने गोदान या गबन लिखा, गोदान गबन, और सिंगल सिंगल लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका उद्धरण सिंबल हो गया, उद्धरण चिन्ह हो गया। क्लियर हो गई बात। तो जब किसी बात को जो का तो लिखा होगा कि इसमें कुछ किया हुआ मैंने, ये तो जो है वो लिख दिया, तो उसको दिखाने के लिए, स्पेशल दर्शाने के लिए हम लोग इस तरीके से सिंबल लगा देते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया, 11वां समझ में आ गया। उद्धरण चिन्ह के बाद अगर हम बात करें बेटा, तो हम जो यूज करते हैं 12वां, हम यूज करते हैं कोष्टक। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक क्या होते हैं बेटा, तो कोष्टक आपको पता है, ये छोटा वाला, ये मझला वाला, और ये बड़ा वाला, ये होते हैं आपके कोष्टक। तो जब कभी भी हम लोग किसी बात को किसी दूसरी भाषा में समझाते हैं, या कुछ उसको किसी और प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक ही शब्द की दो बातें होते हैं, तो हम इस तरीके से कोष्टक चिन्ह लगा देते हैं। या किसी की हमें दशाएं दर्शानी हो, जैसे मैंने बोला कि नाटक चल रहा है, और नाटक में मुझे दिखाना है कि क्या है, कहानी चल रही है कोई, तो राजा है ना, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि राजा कुछ बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, क्रोध में। तो राजा की कोई नाटक चल रहा है, नाटक के बारे में बताना, कोई कहानी है, तो लिखा होता है कि अब ये कौन बोल रहा है, राजा बोल रहा है, अब ये कौन बोल रहा है, रानी बोल रहा है। तो किसी के नाटक का राजा कैसे बोल रहा है, क्रोध में बोल रहा है, तो ब्रैकेट में मैंने दर्शा दिया। या मैंने लिखा कि भाई बाएं, अब कुछ बच्चे को बाएं का मतलब नहीं पता, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया लेफ्ट, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो अपनी भाषा को दूसरी भाषा में व्यक्त करने के लिए, या उसका कोई और मीनिंग है तो वो समझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोष्टक का यूज करते हैं, एक ही बात को दूसरी तरीके से दर्शाने के लिए कह सकते हो आप लोग, उसका मीनिंग समझाने के लिए। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं बेटा 13वें पे। 13वां सिंबल होता है लाघव चिन्ह। लाघव क्या होता है, लाघव होता है छोटा सा बिंदु, छोटा सा सर्कल। छोटा सा सर्कल का मतलब क्या है, छोटे से सर्कल का मतलब ये, आप जब कभी भी लिखते हो डॉक्टर, तो आपने डॉक्टर पुराना लिख के क्या किया, बिंदी लगा दिया। आप लिखते हो प्रोफेसर, तो आपने क्या किया, बिंदी लगा दिया। तो ये जो बिंदी लग रही है इसे क्या कहते हैं, लाघव। लाघव मतलब छोटा करना, लघु मतलब छोटा होता है ना, तो लाघव मतलब छोटा करना। तो जब किसी चीज को छोटा करना है तो हम क्या लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, बात खत्म हो गई। तो लाघव चिन्ह का कब यूज होता है, किसी चीज को छोटा करने के लिए, किसी चीज को छोटा करने के लिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात में। अगर हम बात करें 14वें क्वेश्चन की, तो अगर बात करें 14वें क्वेश्चन की, तो वो मान लीजिए लाघव से है, तो ला से लोप भी कर देते हैं। लोप चिन्ह का मतलब होता है डॉट 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 डॉट, कोई बात खत्म हो गई। जैसे मैंने, या फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति मिलता है, जैसे मैंने लिखा क्योंकि डेव 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 डैश ही हो, क्योंकि डेव डेव डैश डैश हो। और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई क्या आएगा यहां पे, क्योंकि ही हो, तो मतलब क्या है, तो आप गाना गा दोगे, क्योंकि तुम ही हो, तो क्या आ जाएगा यहां पे, बोले सिर्फ तुम आ जाएगा। तो किसी चीज की व्याख्या को ऊपर, मतलब कोई चीज आपको पूछी है, कोई राइटर है, वो अपनी बात को लिख रहा है, कुछ भूल गया तो आप डॉट डॉट लगा देगा आगे, मैं ऐसा कहता हूं डॉट डॉट डॉट, कैसा रहा। बात समझ रहे हो आप, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, किसी चीज के जब अंत करने के लिए, किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, व्याख्या करने के लिए हम लोप चिन्ह का यूज करते हैं। या रिक्त स्थान के प्रयोग के लिए कोई नीचे चीज लिखी हुई है, उसका यहां पे आपको पुट करना है, यहां क्या आएगा, तो क्योंकि तुम ही हो, अपने आप सेंस लगाते रहो। जब किसी का अर्थ आपको अपने आप निकालना हो तो वो जगह खाली छोड़ देता है कि खुद लगा लो सेंस, इसका मतलब क्या है, और लोग अपने आप से अपना सेंस लगा ले तो उसको कहते हैं लोप चिन्ह। क्लियर, खत्म बात। चलो नेक्स्ट 15वां। लोप चिन्ह भी अगर समझ में आ गया तो अगला होता है बेटा पुनरी सूक्त, क्या कहते हैं उसे, अगला होता है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक, एक तो नाम थोड़ा सा खतरनाक होते हैं, पुनरुक्ति सूचक। ये छोटा ऊ की मात्रा में पुनरुक्ति होता है, शायद ऊ नहीं आता यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। पुनरुक्ति सूचक, अब पुनरुक्ति सूचक क्या होता है बेटा, पुनरुक्ति सूचक का मतलब यह है जब आपको ऊपर से नीचे ऐसे का ऐसे ही कॉपी करना हो, तो हम कहते हैं, जैसे मैंने लिखा जया है, और नीचे लिख दिया जया 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 है, तो मैंने ऊपर से सपोज करो कॉपी करना है, तो जया है दोबारा ऐसे लगा दिया। तो ये जो मैंने ऊपर वाला नीचे कॉपी करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं ऊपर से नीचे कॉपी करूं। तो पुनरुक्ति सूचक का मतलब होता है कि ऊपर वाले को दोबारा दोहरा देना, ऐसे कैसे ही कॉपी कर देना। तो इस सिंबल का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। तो पुनरुक्ति सूचक का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे ऐसे कैसे ही उतार देना। ठीक है, अगला 16वां होता है, ऊपर से नीचे की बात चल रही है तो फिर से देख लो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन।
अगला होता है हंस पद। क्या होता है? हंस पद चिन्ह, या इसे बोलते हैं त्रुटि चिन्ह। हंस पद या त्रुटि, हंस पद या त्रुटि चिन्ह। ठीक है, तो हंस पद या त्रुटि चिन्ह की बात अगर हम करें तो पुनरुक्ति सूचक का मतलब समझ में आ गया आपको? इस तरीके का सिंबल ऊपर से नीचे कॉपी करने वाला। ठीक है बेटा, ऊपर से नीचे कॉपी करने वाला। हंस पद या त्रुटि की अगर बात करें तो वो क्या होता है, इसको दिखाते हैं इस तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा हंस पद या त्रुटि चिन्ह का कि अगर मैंने आपको लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा राम गया था, राम गया था। अब मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो कहां गया था नहीं। अब आपने बता राम गया था, आपसे छूट गया। क्या छूट गया? कि सर राम घर गया था, राम घर गया था। तो मैंने क्या किया, ये सिंबल लगा दिया और ऊपर लिख दिया घर, काटने की बजाय कि सर ये नीचे आएगा, यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं। तो जब कोई चीज हम भूल जाते हैं लिखना, गलती से छूट जाती है, तो ये सिंबल लगा के हम ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या, यहां पे ये आएगा। तो हंस पद या त्रुटि पद का मतलब होता है कि यहां पे ये शब्द छूट गया है, इसको आप दोबारा से कॉपी कर लो। क्लियर बात? तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। इसको ऑप्शन एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? अगले की बात अगर हम करें तो आता है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक का मतलब होता है इजिकल टू। तुल्यता सूचक का मतलब क्या होता है? इजिकल टू, बस यही सिंबल है। तुल्यता सूचक का मतलब क्या होता है? इजिकल टू। इजिकल टू का मतलब क्या, जब आप लिख रहे हो, जैसे आपने लिखा 1 + 1 = 2, तो आपने किसका यूज किया? इजिकल टू का। तो जब आप तुलना बता रहे हो, जब आप तुलना बता रहे हो, मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, तो ये क्या हो गया? ये आपने तुलना कर दी। तो तुलने को, इसको इजिकल टू के सिंबल को क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक कहते हैं। जब आप दो चीजों की आपस में तुलना कर रहे हो, बराबर है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर हो गई कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। याद रहेगी इतनी बात? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत आपको खास नहीं है, इतनी समझ में आपको आ गई होगी। अगला आता है 18वां, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक है, ये आपको देखने को कम मिलता होगा। वैसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह को ऐसे दिखाते हैं एस से। तो मैंने आपको कल जब आपको व्यंजन बताए थे तो मैंने बताया था, स्वर जब पढ़ाए थे कि स्वर में एक आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में किसका यूज होता है? इसका यूज होता है। क्या? कि जब आप किसी भी बात को, दीर्घ उच्चारण, किसी भी बात को दोहरा रहे हैं और बहुत बार बोले जा रहे हैं, बहुत बार बोले जा रहे हैं, तो इस तरीके से यूज होता है, इस तरीके से यूज होता है। ओ, तो आप ये यूज कर दिया, आपने एस यूज कर दिया है, मैंने उल्टा बना दिया एस भी। ठीक है, जो मैंने ये यूज कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि बात को दोहरा रहे हो, बहुत ही गूंज रही है आवाज। तो ओम, जब किसी चीज को दीर्घ उच्चारण ज्यादा किया जाता है तो उसको क्या यूज किया जाता है? ओम का यूज किया जाता है। याद रहेगी इतनी बात। 19वां, अगर 18 आपकी समझ में आ गए हैं तो 19वां करते हैं। 19वें को कहते हैं बेटा टीका सूचक। टीका सूचक, ये आपने शायद ना सुना हो, लेकिन बेटा जब भी इसमें के क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत देता है। आपको पता होना चाहिए टीका सूचक क्या होता है। तो टीका सूचक होता है ये स्टार, स्टार, या मैंने गिनती लिख दी 1 2 3, ये भी टीका सूचक में आएंगे। इसका मतलब क्या है? अब टीका सूचक का मतलब काफी लोगों को पता नहीं होता। मैंने बोला आसमान में सप्तऋषि, आसमान में सप्तऋषि दिखाई देते हैं। आसमान में सप्तऋषि दिखाई देते हैं, और यहां मैंने सप्तऋषि पे लगा दिया स्टार। क्या लगा दिया मैंने? स्टार। और मैंने बेटा अलग से लिख दिया, अलग से लिख दिया नीचे कहीं किताब के बिल्कुल एंड में, जहां पे चैप्टर खत्म हुआ, सप्तऋषि इजिकल टू, सप्तऋषि इजिकल टू 7 तारों का समूह। सप्तऋषि इजिकल टू 7 तारों का समूह। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टार है, ये जो सूचक है, टीका सूचक है, 1 2 3 है, मैं 1 लिख देता, सप्तऋषि के आगे, आसमान के आगे 2 लिख देता। तो इसका मतलब होता है जब आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, कोई चीज लिख रहे हो, कोई ऐसा शब्द लिख रहे हो जो डिफिकल्ट है, जिसका मीनिंग आप बताना चाहते हो, है ना। पहले आपने देखा होगा तो आपकी किताबों में साइंस हिंदी हम सबने बच्चों ने पढ़ी है, तो हमारी बुक्स में क्या होता था, कुछ पे आगे लिख दिया और इसकी मीनिंग क्या होती है, किताब में पीछे दिया होता था। तो उसे कहते हैं टीका सूचक। यानी कि जो चीज हमने शब्द लिखी और इसका अर्थ थोड़ा मुश्किल है, किसी बच्चे को नहीं पता सप्तऋषि, तो यहाँ स्टार बना दिया कि इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किताब को पलटे और पेपर के अंत में इसका अर्थ लिखा होगा। तो सप्तऋषि, सप्तऋषि का अर्थ क्या, आपने पीछे पेपर पलटा और देख लिया कि सप्तऋषि का मतलब है 7 तारों का समूह। तो नंबर लिख सकता है 1 2, क्योंकि बहुत सारे अगर शब्द हैं तो पहले पे 1 लिख देगा, दूसरे पे 2 कि 1 का अध्ययन आए, दूसरे का मतलब ये रखा, तीसरे का मतलब ये रखा, तो पीछे जाके चेक कर सकते हो। तो टीका सूचक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट वन, जिसकी आपको बाद में जाके व्याख्या करनी है। क्लियर? ऐसा शब्द को टीका सूचक कहते हैं। और 20वां, कामता प्रसाद जी का आखिरी जो है वो है आपका समाप्ति, क्योंकि आखिरी है तो इसलिए मैंने समाप्ति को सबसे एंड में लिया है। समाप्ति या इतिश्री,
समाप्ति या इतिश्री की अब समाप्ति, खत्म हो गई बात हमारी। तो इसके लिए कई तरीके ऐसे इस तरीके से यूज किया जाता है, कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं स्टार स्टार स्टार, है ना, अलग अलग तरीके हैं। तो ये जो बिल्कुल लगा दिया एंड में कि अब इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये हमारी बात खत्म हो गई। कई लोगों ने आपने सुना होगा कि जब आप बोर्ड के पेपर देने जाते हो तो आपसे टीचर कहते हैं बोर्ड में जब ड्यूटी कर रहे होते हैं कि बेटा जहां तुम्हारा पेपर खत्म हो वहां डैश लगा के ऐसे ऐसे कर दो कि इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा है, ताकि आप लोग ना फंसो कोई और चीटिंग करे या कुछ करे। तो आप सभी बच्चे लगा दो ताकि बाद में कोई चीटिंग ना कर पाए बच्चा, है ना। सब बच्चे टीचर बच्चों से कहते हैं कि आप लगा के जाओ। क्यों लगा के जाओ? कि कुछ बच्चे क्या होता है जिनकी सेटिंग होती है तो वो खाली छोड़ देते हैं, कोई और उनकी कॉपी लिख देता है, नंबर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भैया ये लगाओ, पहले इस तरीके से लगाओ ताकि कंफर्म हो जाए कि आप आगे और कोई नहीं लिखेगा, तो लगवा जबरदस्ती लगवाते हैं। तो ये थे 20 कामता प्रसाद जी के अनुसार, है ना, जो उन्होंने ये बताए हैं 20 आपके विराम चिन्ह। अब दो कुछ और होते हैं, उन दो को मैं आपको अलग से बता दूं। ये 20 तो हो गए कामता प्रसाद जी के अनुसार, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं दो और बता देता हूं, देन फिर मैं आपको एक साथ इनको दोबारा से समझा दूंगा। ये थोड़ा सा मैं ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ऐसे ही। इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं वो डिलीट कर रहा हूं, वो समझा दूंगा बाद में आपको, ठीक है। एग्जाम्पल खत्म कर दिए, बाकी मैंने आपको समझा दिया ये 20 के 20। अब 21वें की बात करें बेटा, एक ही क्लास में सब खत्म कर रहा हूं बेटा, इसके बाद कुछ नहीं, ये क्लास में खत्म कर दूंगा, दो और बताने के बाद क्लास खत्म। आप जाके क्वेश्चन करना है इसके क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके वर्णमाला क्वेश्चन, इनकी एक साथ प्रैक्टिस करा दूंगा। इसलिए मैं अभी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं, मैंने बोला था आपसे। बाकी कम्युनिटी में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं हिंदी के, तो वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कम्युनिटी में, है ना बेटा। डेली 3 बजे आपको क्लास मिल ही रही है लाइव, डेली 3 बजे, दोपहर के 3 बजे आपको हिंदी की डेली क्लास मिल रही है। और जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 8 PM पे डेली लाइव आपकी किसकी क्लास चलती है? रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है बेटा। तो आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं या कोई दिक्कत रह जाए, कोई डाउट हो आपका, तो बेटा मेरा नाम नोट कर लो। मेरा नाम क्या है? हिमांशु श्रोत्रिय। अगर आप मेरा नाम नोट कर लेंगे बेटा तो आपको कोई भी डाउट है, आप ये सर्च करिए गूगल पे, जो भी चैप्टर आप चाहते हो उस चैप्टर का नाम डालें, आगे लिख दें बाय हिमांशु श्रोत्रिय सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख के सीख सकते हो। कोई डाउट हो, आपको PDF चाहिए हो, आप टेलीग्राम पे नाम डाल दो मेरा, टेलीग्राम पे आपको जैसे ही हिमांशु श्रोत्रिय सर लिखोगे आपको मिल जाऊंगा मैं। गूगल पे डालो, गूगल पे भी मिल जाऊंगा, वहां से वीडियो ढूंढ सकते हो आप लोग। इंस्टाग्राम पे डालो, वहां मिल जाऊंगा। अगर आप लोग कुछ यूज नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप यूज करते हो, तो बेटा मैंने नंबर भी लिख दिया, ठीक है। आप मुझे कोई भी डाउट हो आपका इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले अपना नाम और आप कहां से हैं ये बताइएगा, उसके बाद पूछेगा ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं आगे आने वाली फ्यूचर क्वेरी के लिए, ठीक है बेटा। अब आते हैं आखिरी के 2 पे ताकि खत्म करें क्लास को। 21वें क्वेश्चन की अगर बात करें, 21वें चिन्ह की अगर बात करें बेटा, तो वो है वैकल्पिक या तिर्यक चिन्ह। वैकल्पिक या तिर्यक चिन्ह, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या है सर? तो मैंने ये जो लगाया है ना, इससे ही तिर्यक चिन्ह कहते हैं, इसे ही तिर्यक रेखा या तिर्यक चिन्ह कहते हैं। यही जो मैंने यहां लगाया, क्या वैकल्पिक का मतलब ये क्या हुआ कि इसको या तो ये या ये, तो वैकल्पिक का मतलब होता है तिर्यक रेखा। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? तिर्यक रेखा। क्लियर हो गई बात? ये जो लाइन मैंने लिखाई है यहाँ पे वैकल्पिक, ये जो लाइन लगाई है इसे ही तिर्यक रेखा कहते हैं, वैकल्पिक सिंबल कहते हैं। क्लियर? इसे आप कहते हैं डैश, सॉरी स्लैश। क्या कहते हैं? स्लैश। क्लियर हो गई बात? डैश किसे कहते हैं? योजक चिन्ह को। योजक चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। याद रहेगी इतनी बात। आगे बढ़ते हैं बेटा, आखिरी चिन्ह 22वां सिंबल, इसे कहते हैं रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह, ठीक है। रेखांकित चिन्ह का मतलब क्या हुआ? ये बड़ी सी लाइन, बड़ी सी लाइन मतलब मैंने बेटा लिख दिया, मैंने रेखांकित चिन्ह का मतलब मैंने लिख दिया। एग्जांपल देता हूं, हिमांशु सर हिंदी पढ़ाते हैं। हिमांशु सर हिंदी पढ़ाते हैं और यहां डैश लगा दिया। यहां क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ डैश का मतलब हुआ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसे जरूर पढ़ना है। जब किसी को चीज को डार्क करना चाहते हैं क्या करते हैं? डैश लगा देते हैं कि इस पे ध्यान हमारा जरूर जाना चाहिए। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। तो पता चल गया आपको। तो कभी भी डैश लगाना हो, रेखांकित चिन्ह का मतलब है कि आपने उस शब्द को, रेखांकित चिन्ह का मतलब है कोई शब्द है, कोई इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको आपने रेखांकित कर दिया। तो ये दो मैंने अलग से बताया आपको, क्योंकि ऐसे शब्द पूछ ले जाते हैं। रेखांकित सिंबल क्या होता है पता चला, आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वैकल्पिक चिन्ह क्या होता है, जिनको पता है तिर्यक रेखा तो समझ जाओगे, टेढ़ी लाइन। वैकल्पिक से शायद ना समझो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये 22 सिंबल होते हैं बेटा जिनका हम लोग यूज करते हैं। सिंबल का अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से मैं विराम चिन्ह 22 के बाद बता देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। कामता प्रसाद जी ने, विराम का मतलब क्या होता है बेटा? ठहरना या रुकना, ठीक है। विराम चिन्ह का मतलब क्या हुआ? ऐसे चिन्ह जो हमें विराम का, हमें अपनी बातों को जब हम बोलते हैं तो हमें आराम करने का मौका देते हैं, हमें सांस लेने का मौका देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ऐसे चिन्ह जिसके द्वारा हम रुकते हैं।
ठीक है, तो ये कितने कामता प्रसाद जी ने कितने ऐसे चिन्ह बताए हैं? 20 चिन्ह बताए हैं। मैंने आपको कितने बताए? 22। आपको 22 पता होना चाहिए, लेकिन अगर ये पूछे कामता प्रसाद जी ने कितने बताए तो आंसर क्या हो जाएगा? 20। कौन कौन से? पूर्ण विराम, जब हम किसी बात को अपनी खत्म करते हैं तो हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। ठीक है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, बात खत्म, डैश लगा दिया, खत्म, फुल हिसाब, मेरी बात खत्म हो गई। ठीक है, अर्धविराम, अर्धविराम का मतलब क्या होता है? जब हम आगे बोलते हैं क्या कि मैंने बोला कि मैं आपको वर्दी दिला के रहूंगा, बेफिक्र रहो, मैं आपको वर्दी दिला कर ही रहूंगा, बेफिक्र रहो, तो मैं अपनी बात को जोड़ रहा हूं, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा? अर्धविराम। अर्धविराम हो गया था अल्पविराम। अल्पविराम क्या, जो हम किसी चीज को रोक रोक के बोलते हैं, राम श्याम मोहन और वो खेलने गए थे, तो ये क्या हो गया? अल्पविराम। अपूर्ण विराम क्या होता है बेटा? अपूर्ण विराम मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए, आप कह रहे हो कि हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु, तो आपने बीच में अल्पविराम लगा दिया, अपूर्ण विराम लगा दिया। प्रश्न सूचक से जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, है ना, क्या पूछ रहे हो कि भाई आप पूछ रहे हो प्रश्न सूचक में कि क्या तुम डांसर हो, क्या तुम अच्छा पढ़ाते हो, क्या तुम टीचर हो, क्या आप अच्छा पढ़ाते हैं, क्या आप हिंदी भी पढ़ाते हैं, क्या आप रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। तो आप जब कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, हाल क्या है जनाब का, है, तो इसमें क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद। विस्मयादि सूचक जब आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, उफ क्या लग रहे हो, या आप कह रहे हो वाह क्या बात है, तो जब आप खुश हो, दुखी हो, आप बहुत हुर्रे चीख रहे हो, तो उसके लिए क्या होता है? विस्मय चिन्ह, जिसे एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी बोलते हैं। योजक चिन्ह जब आप किसी चीज को जोड़ते हो, जैसे मैंने बोला भाई बहन, दिन रात, सुबह शाम, तो योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जब आप किसी को निर्देश करते हो, निर्देश मतलब मैंने बोला दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, निर्देश कर दिया मैंने, दशरथ जी के 4 पुत्र, डैश लगा दिया, निर्देश कर दिया, क्या कर दिया? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसी के आगे बता दिया कि आप किसी को निर्देश करके बता रहे हो, यहां लिखा हुआ है कौन से थे पुत्र। विवरण चिन्ह जब आप किसी के प्रकार बताते हो कि संज्ञा के 3 प्रकार हैं, डैड डैड डैड, और उसकी पूरी व्याख्या करते हो, तो विवरण सिंबल में आता है। पाद बिंदु, मैंने बताया पाद बिंदु को आप बोला जाता है अरबी फारसी भाषा में नुक्ता, कि आप नुक्ता लगा रहे हो, जैसे मैंने बोला कागज, गजल, जिसमें ऐसी बात आती है, बिंदी लग जाती है नीचे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पाद बिंदु बोलते हैं। अगला है उद्धरण चिन्ह, जब किसी भी सिंबल को जो का त्यों लिखना होता है तो हम उद्धरण चिन्ह का सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा मैंने बोला कि मैंने लिख दिया गोदान गवर्न किसी की साहित्य की पुरस्कार हो, या मैंने लिख दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो मैंने बताया आपको, है ना, ऐसी की ऐसी बात होता है। कोष्टक, जब अपनी बातों को किसी और चीज में आप किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो, या अपनी भाषा को उसको कुछ और कहा जाता है तो वो लिख रहे हो, वहां कोष्टक का यूज किया जाता है। या अपनी फीलिंग बता रहे हो कि मैंने बोला गुस्से में, ब्रैकेट में लिख दिया कि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो गया कोष्टक। या फिर आपने लिख दिया युग्म, अब युग्म का मतलब नहीं पता, तो युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़े, तो आपने लिख दिया युग्म का मतलब जोड़े भी होता है, ब्रैकेट में जोड़े। आगे बढ़ते हैं बेटा लाघव चिन्ह, जब किसी चीज को छोटा करना हो, जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, प्रोफेसर, जब एडवोकेट को शॉर्ट में जब लिखना हो, तो डॉक्टर के आगे डा बनाया और ये लगा दिया, क्या हो गया? आपका लाघव चिन्ह हो गया। लोभ चिन्ह, जब कोई बात खत्म हो रही हो, या फिर मैंने बताया बीच में डैश लगा, कोई बात करना हो कि अपना सेंस लगा लो, कि अपना सेंस लगा लो, क्या? मैं फिर भी डैश चाहूंगा, किसे चाहूंगा? मैं फिर भी नौकरी चाहूंगा, मैं फिर भी जॉब चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, है ना, तो मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तो तुमको जो आप लगाना चाहोगे, आप अपना सेंस अपने आप लगा रहे हो। तो राइटर जब अपनी बात को, किसी बात को जानबूझ के छोड़ता है, मैं कहता हूं मान जाओ, क्या मान जाओ? पढ़ाई के लिए मान जाओ, पढ़ लो, मान लो मेरी बात, तो कुछ भी लगा सकते हो सेंस। तो जब आपके लिए छोड़ देता है जानबूझ के, त्रुटि में छूट जाता है, तो उसे कहते हैं लोभ चिन्ह, जो अपनी बात को खत्म कर रहा होता है, डैश। समझ रहे हो आप? कई बार गानों में लिखा होगा, मैं उससे ये कहता, डैश, काश तुम मेरे हो, समझ लो ऐसी चीजें। आ जाओ, अगला क्या है? पुनरुक्ति सूचक, जब आप किसी चीज की कॉपी करते हो, ऊपर से नीचे कॉपी करते हो, उसे पुनरुक्ति सूचक सिंबल कहते हैं। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया और उसको नीचे ऐसे कैसे उतारना है, मुझे दोबारा लिखने में समझ आएगा, है ना, कि 3 सतह रंगीन वाले पदों की घनों की संख्या बताओ। अब मुझे लिखा नीचे 2 सतह रंगीन वाले, तो 3 की जगह 2 लिख दो, बाकी सब डैश ऐसे कर दो, है ना, ये लगा दो पुनरुक्ति चिन्ह, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे ही कॉपी करना। नेक्स्ट हंसपद या त्रुटि पद, त्रुटि चिन्ह, इसे क्या कहते हैं? जब कोई चीज छूट जाओ, कोई लिखना भूल गया आप लोग कि मैं गया था, कहां गया था? मैं डिस्को गया था, लिखना भूल गया, डिस्को ऊपर लिख दो, तो ये लगा दो। तो जब कोई चीज भूल जाओ तो ये लगा देते हैं और नीचे उसके ऊपर लिख देते हैं सिंबल लगा के। तुल्यता सूचक, जब किसी की तुलना कर रहे हो, जब किसी की तुलना कर रहे हो कि राम की हाइट बराबर श्याम की हाइट, बोलो दोनों बराबर के हैं, तुलना कर रहे हो एक दूसरे की। दीर्घ उच्चारण, जब किसी चीज का दीर्घ उच्चारण करते हो, मैंने बताया था ओम प्लुत्स्वर, है ना, जब किसी चीज का उच्चारण ओम ऐसे कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उसको दीर्घ उच्चारण ये सिंबल दिखाते हैं। ठीक है सूचक, मैंने बताया जब कोई ऐसे शब्द हो जो भारी हो, जिसका व्याख्या आपने पेपर के अंत में करी हो या बाद में करी हो, कोई स्टार हो जिसका मीनिंग नहीं पता हो, तो उस पर स्टार बना देते हो और उसका मीनिंग दे देते हो बाद में चैप्टर में, जो बचपन में देखते हैं। समाप्ति सूचक, जब किसी चीज को अंत कर रहे हैं कि यहाँ हमारी बात खत्म हो गई, तो आप नीचे सिंबल लगा देते हो अलग तरीके, इस तरीके के, इस तरीके, वो क्या कहलाते हैं? समाप्ति कहलाते हैं। फिर 2 मैंने आपको अलग से बताया, एक कामता प्रसाद जी ने 20 बताया, 20 हो गए। 2
बाद में बताया 21वां वैकल्पिक या त्रिअक्षिक, कि ये रेखा बना दूं, इसको कहते हैं कि वैकल्प, मतलब किसी, इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। 0 डिग्री का कोण, रीजनिंग में मैं पढ़ाता हूं, 0 डिग्री का कोण, उसे संपाती भी बोलते हैं, उसे एक साथ भी होता है 0 डिग्री का कोण स्लैश संपाती स्लैश 180 डिग्री, मतलब इस तरीके से लिखते चले जाओ। तो किसी चीज को वैकल्पिक और क्या बोला जाता है उसको ऐसे करके आप दिखा सकते हो, जैसे वैकल्पिक को तिर्यक रेखा भी बोला जाता है, तो इसको मैंने ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, रेखांकित चिन्ह, जब कोई इंपॉर्टेंट सिंबल होता है, कोई इंपॉर्टेंट शब्द होता है, उसको आप रेखांकित कर देते हो कि, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेखांकित, आपको सुना होगा ना, रेखांकित शब्द की व्याख्या करिए, या रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो एक शब्द को दिखाने के लिए, डार्क करने के लिए कि ये आपको रेखांकित करते हैं, आपको इसका जवाब देना है, तो रेखांकित मतलब ये सिंबल का यूज किया जाता है। क्लियर? तो टोटल बेटा ये 22 सिंबल थे। कोशिश करिए मैंने विराम चिन्ह को आपको समझाने की, इन चिन्हों को समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना। बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, आपके नंबर पक्के करवाने के लिए, तो मेरी मेहनत का मुझे फल दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट किया करिए आपको वीडियो कैसे लगी, और सभी दोस्तों को भेजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े। बाकी टाइम लिखा हुआ है, 8 बजे आपकी रीजनिंग क्लास चलती है डेली लाइव, 3 बजे आपको डेली हिंदी की क्लास मिलती है। बाकी ये मेरा नाम है, नंबर है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई आपको कुछ चाहिए हो, कोई लिंक चाहिए हो, कोई नोट चाहिए हो, तो आप मुझे बेफिक्र होकर बेहिचक कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इस बार वर्दी लेके रहना है, और सिर्फ यूपी पुलिस नहीं, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में हिंदी नहीं आती है तो रीजनिंग आती है, रीजनिंग की तैयारी वहां से कर सकते हो। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, आप आरओ की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल जिसमें भी हिंदी आती है आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप बेहिचक ये वीडियो देख के जाओ, इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं। हमने विराम चिन्ह किए थे। अब मैंने क्या किया, अभी विराम चिन्ह के बच्चे ये सोच रहे थे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, हिंदी के कैसे मिलेंगे, उपभाषाएं कितनी होती हैं, पश्चिमी हिंदी की कौन सी भाषाएं हैं, बिहारी की कितनी उपभाषाएं हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे, तो सब बच्चे जानते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लेकिन बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कि सर वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, विराम चिन्ह से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे। तो मैंने क्या किया कि यूपी पुलिस में आज तक, चाहे वो घुड़सवार का पेपर हो, चाहे जेल वार्डन का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस के जो पेपर हुए थे 2019-2018 में, चाहे वो पेपर्स हो, मैंने हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन वर्णमाला के आए थे और विराम चिन्ह के आए थे वो सब उठा के रख लिए अपने पास, स्क्रीनशॉट लेके, मेरे पास बुक पड़ी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें से बुक लेके स्क्रीनशॉट लेके रख ली। अब मैं क्या करता हूं, मैं आज आपको उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे कहने से एक काम करना है कि आपको एक कॉपी पेन उठा लेनी है अभी हाथों हाथ, और जो जो क्वेश्चन मैं बोलूं अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना। ठीक है बेटा, क्योंकि जितनी देर में मैं लिखूंगा आप लोग खाली बैठोगे, है ना, क्योंकि लिखने में मुझे समय तो जाएगा क्वेश्चन से। अब अभी डिजिटल बोर्ड होता, मैं क्वेश्चन शो कराया था, सॉल्व कराया था, 5 मिनट में काम हो जाता, लेकिन क्योंकि भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लिखूंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो हिंदी पढ़ता है, जो विराम चिन्ह पढ़ता है, वर्णमाला पढ़ता है, क्योंकि इससे उसके क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे लेखपाल में जाओ, चाहे यूपीएसआई में जाओ, चाहे किसी एग्जाम में जाओ। तो शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, पिछले सालों के क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके हिंदी के, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा जो था वो ये था कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया पूर्ण विराम, और इसको इस तरीके से लिख दिया गया। दूसरा ऑप्शन बेटा आपको जो दिया गया वो दिया गया अल्प विराम, आपको दिख रहा होगा, आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते चले ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अल्प विराम। फिर ऑप्शन सी दिया, यहां पे इसके जैसे यहां विराम लगाया ना, यहां पे इसे अल्प विराम लगाया। ऑप्शन सी दिया योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो बेटा मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा, और फिर मैं आपको एक बार में पहले 5 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिर है उद्धरण चिन्ह, फिर क्या है उद्धरण चिन्ह। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप ध्यान से बस करते जाओ। आपसे पूछा निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, नासिक्य व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन है, डैश लगा दिया बेटा। ऑप्शन भी आपको पहले 5 लिखूंगा, फिर 5 एक बार में समझाऊंगा, आप लोग करते रहे। ना, चा, ड़ा, शा। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, आपको थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, असत्य कथन की पहचान बतानी है आपको। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन। लिखने का काम थोड़ा सा ज्यादा है बेटा। असत्य कथन पहला ऑप्शन दिया
व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष है। आपको बताना है क्या ये गलत है। जो गलत है बेटा वो बताना है। इसके लिए कितनी नॉलेज होनी चाहिए, मैंने आपको सब पढ़ाया था, आपको देखते आंसर आ रहा होगा। फिर बोला व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। क्या ये गलत है? ये वही बता पाएगा जिसने मेरी वीडियो देखी बेटा, या जो पहले से पढ़ता आया है। फिर है समस्त स्वर सघोष दुनिया। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, है ना, कि कौन सी दुनिया सघोष स्वर कहां आते हैं, इसकी ट्रिक बताई थी। तो आपको बताना है क्या ये गलत है। और डी ऑप्शन सभी विसर्ग सघोष है। सभी विसर्ग सघोष है। तो जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होगी उसके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का था, कौन सा गलत है। लेकिन जिसने नहीं देखी है वो प्लीज बेटा दोबारा से जाके देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं, मैं निकाल के आपके लिए रख रखे, लेकिन फिर भी आपको ढूंढने पड़ता है। आपसे पूछा किसी के द्वारा कहे गए वचन को जो का त्यों लिखने के लिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो का किसी के द्वारा कहे गए वचन को जो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे देता हूं आपको। वैसे तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग को देखते आंसर आ गया होगा, बट फिर भी क्योंकि बच्चे चाह रहे थे कि सर कैसे मिलेंगे क्वेश्चन, तो लो बेटा ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप देखो कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। आपको क्वेश्चन अगर आप पेपर में जाते मेरी वीडियो देख के तो आप कर पाते, अगर पिछले सालों से मैं पढ़ाता आ रहा होता और आप मेरे से पढ़ के जाते तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाते या नहीं कर पाते, ये मुझे आप ही बता देना। ठीक है बेटा, ये मुझे आप ही बता देना कि आप कर पाते या नहीं कर पाते। और 5वां क्वेश्चन बेटा बोला इन्होंने, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है। ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है, किसके प्रकार है, ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार है। ऑप्शन दिए बेटा आपको, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है बेटा वर्णमाला, और चौथा ऑप्शन है बेटा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या बताना है आपको, आपको बताना है इन पांचों के बेटा आंसर। ये पांचों क्वेश्चन आपको बच्चे जो पूछ रहे थे ना कैसे आएंगे, तो बेटा पेपर में आपको क्वेश्चंस इस तरीके से मिलेंगे। ये पांचों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब आप देखो कि अगर ये आपके में आते तो आप कर पाते या नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो मैंने की आपकी तैयारी ठीक है, मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज मैं करा दूंगा तो आगे कर पाओगे, टेंशन किस बात की है ना। चलो बेटा, तो आंसर पे आते हैं। आप लोगों ने लिखते लिखते मेरे साथ साथ लिखा होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि साथ साथ लिखते हो ताकि जैसे ही मैं लिख के खत्म करूं तुरंत आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समय और देता हूं, इतनी देर में मैं इधर क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक आप आंसर बताओ, और साथ साथ लिखते चलोगे तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। आपसे बोला कौन सा ऊष्म व्यंजन है, क्या पूछा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। 4 ऑप्शन दूंगा, आपको ऊष्म व्यंजन छांटना होगा। पहला है या, दूसरा ऑप्शन है पा, तीसरा ऑप्शन है शा, और चौथा ऑप्शन है टा। क्या बताना है आपको, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन ऊपर मैंने लिख दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित दिखाने के लिए, स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से आप समझ जाओगे जल्दी से बेटा। ऑप्शन है अनुस्वार, ऑप्शन क्या है, अनुस्वार। बी ऑप्शन मैंने बताया था स्वर हटाने के लिए बेटा नियम बताए थे कैसे कैसे हटाते हैं, खड़ी पाई बताया था आपको याद हो,
है ना, गोल वर्ण बताए थे, सब कुछ आपको करा चुका हूं बेटा मैं आपको, बस आपने देखी हो मेरी वीडियो। फिर है हलंत, और डी ऑप्शन है स्वर। डी ऑप्शन क्या है? स्वर। आठवां देखो, आठवां क्वेश्चन बेटा इसी में का है आपका, इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए, जो स्वर की सहायता से बोले जाए, जो स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए बेटा आपको। पहला ऑप्शन दिया है स्वर, दूसरा ऑप्शन दिया बेटा व्यंजन, तीसरा ऑप्शन बच्चे आपको दिया है वर्णमाला, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है ध्वनिया। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? ध्वनिया। एक बार मैं 10 मैंने पूछा लिख ही देता हूं, फिर 10 के 10 आपको एक बार बता दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो टेंशन मत लो, सारे करेंगे क्वेश्चन, बस एक बार मैं लिख दूं, क्योंकि आप लोग करते रहोगे साथ साथ तो आपके समझ में अच्छे से आएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है इनमें से किसका अर्थ है आधा रुकना? क्या बताना है? किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना किस चिन्ह का मतलब है आपको ये बताना है, आधा रुकना। ऑप्शन दे रहा हूं आपको ताकि आप पहचान पाओ। पहला है ये, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम, और चौथा ऑप्शन है ये। आपको बताना है किस चिन्ह का मतलब है आधा रुकना, किस चिन्ह का मतलब है आधा रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। वाह क्या क्वेश्चन दिया है, स्वर रहित व्यंजन, ये गलत होने की संभावना ज्यादा है बेटा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ठीक है बेटा, ऑप्शन देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन दिया संयुक्ताक्षर, क्या दिया पहला ऑप्शन? संयुक्ताक्षर। दूसरा ऑप्शन दिया बच्चे द्वित्व, दूसरा ऑप्शन क्या दिया? द्वित्व। तीसरा ऑप्शन दिया बेटे तालव्य, तालव्य, और चौथा ऑप्शन दिया स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय। ये हो गए बेटा 10 क्वेश्चन अपने पूरे। पहले हम ये करते हैं, अच्छा यहां पे इस फोटो में एक और है तो एक और खत्म करता हूं। 11वां, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा इंचार्ज होता है? नासिका से कौन सा व्यंजन बोला जाता है वो बताना है आपको। नासिका द्वारा बोले जाने वाला व्यंजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, समझ में आ जाएगा, है ना। नासिका द्वारा बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा है आपको ये बताना है, ऑप्शन देना। नासिका द्वारा जो व्यंजन बोला जाता है कौन सा है? पहला दिया अणा, दूसरा ऑप्शन दिया जा, तीसरा ऑप्शन दिया डा, और चौथा ऑप्शन दिया दा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। ये बेटा 11 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी और भी हैं, तो पहले हम ये करते हैं फिर मैं आपको और कराऊंगा इन्हें मिटाने के बाद। आई होप आपने इधर वाले कर लिए होंगे ताकि मैं आपको बता सकूं। एक सेकंड में आप बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। चलिए बेटा, आप जब तक इधर देखिए मैं इधर वाले क्वेश्चन बताता हूं। आई होप आपने अब तक ये वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो अगर इसकी बात करें बेटा तो आपको बताना था कौन सा अलग। देखो पूर्ण विराम ऐसा ही होता है, अल्प विराम इसे ही कहते हैं कॉमा को, उद्धरण चिन्ह इसे ही कहते हैं, लेकिन योजक चिन्ह का जो सिंबल होता है बेटा, योजक चिन्ह का सिंबल वो ये होता है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है, ये किसका सिंबल है? ये लाघव चिन्ह का। जब किसी को डॉक्टर होता है, डॉक्टर, प्रोफेसर, जब किसी को छोटा लिखवाना होता है तब हम ये वाला सिंबल देते हैं। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये अलग है, ये गलत दिया है इन्होंने, है ना। कौन सा अलग है बताना था कि विराम ऐसा ही होता है, अल्पविराम ऐसे होता है, उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है। लेकिन ये क्या है? ये लाघव चिन्ह है, ना कि योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है भाई बहन के बीच में जो लगता है, दिन रात के बीच में जो लगता है ना, तो योजक चिन्ह डैश को कहते हैं, छोटा डैश को। तो ये गलत ले, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नासिक के व्यंजन, ये भी 2020 में आया बेटा क्वेश्चन सारे। नासिक के व्यंजन क्या होता है? नासिक के व्यंजन वो व्यंजन है जो नाक के द्वारा
बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है बेटा? नाक के द्वारा बोला जाता है। और नाक के द्वारा कौन सा बोला जाता है बेटा? नाक के द्वारा बोला जाता है ना। मैंने बताया था हर वर्ग का पांचवा व्यंजन, काखा गागा अणा, चाथा दादा उआ, टाठा दादा अणा, ताथा दादा ना, पाफा बाबा मां, जो आखिरी के 5 व्यंजन होते हैं वो, ये उच्छिष्ट व्यंजन है। कुछ बच्चे इसे लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है, ये यहाँ पे नासिक व्यंजन में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं असत्य कथन। इनमें से बताना था कौन सा अलग है। तो मैंने आपको बताया था आ से अघोष, आ से अघोष, तो आपको बताया था जो पहले हैं आ से अल्प प्राण और आ से अघोष। तो अल्प प्राण में मैंने क्या बताया था कि 1 3 5, क्योंकि बड़ा है तो अल्प है तो 1 3 5, और अघोष है तो 1 2, छोटा वाला 2 पार्ट जो आएंगे वो पहले वाले में आएंगे, अघोष में आएंगे, और जो अल्प प्राण में आएंगे वो 1 3 5 आएंगे। तो आपने क्या देखा कि व्यंजन वर्गों के 1 2 अघोष है, बोले बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। 3 4 5 व्यंजन सघोष है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। फिर मैंने क्या बताया था कि जिसमें 3 बॉक्स होते हैं वहां स्वर जाते हैं। तो जैसे कि सघोष व्यंजन क्या है, सघोष व्यंजन क्या है, यहाँ पे 3 4 5 3 बॉक्स आ रहे हैं, तो सघोष स्वर इनके साथ जाएंगे, सघोष के, वही इन्होंने लिखा हुआ है सघोष ध्वनियां, बोले बिल्कुल सही है। और वहां कहा जाती है अल्प प्राण में 3 बॉक्स होते हैं, तो सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। जहां ज्यादा बॉक्स वहां स्वर चले जाते हैं। तो यहाँ स्वर सघोष है, बोले हाँ बिल्कुल है, ये भी सही हो गया। लेकिन ये क्या लिखा है? सभी विसर्ग सघोष है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आपसे पूछा था कौन सा असत्य है, तो आंसर क्या हो गया? सभी विसर्ग सघोष है, विसर्ग सघोष नहीं होते। बाकी 3 सही थे, ये गलत था। आते बेटा चौथा क्वेश्चन में, जो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सभी जानते हैं बेटा, उसका आंसर है उद्धरण चिन्ह। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला है? तो बोले सर ये आपको सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। तो ये उनका बोली हुई चीज ऐसी की ऐसी लिखनी है, तो हम किसमें चेक करेंगे? उद्धरण चिन्ह में करेंगे। योजक का, अल्पविराम का, अर्धविराम का कोई लेना देना इनसे नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हिरस्व व दीर्घ किसके प्रकार है? तो आपको पता है हिरस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो हिरस्व और दीर्घ किसके स्वर आपके प्रकार हैं? स्वर के, ना कि व्यंजन के, वर्णमाला के, व्यंजन के नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्वर हो जाएगा। ठीक है सर, आपको बता रहा होगा क्वेश्चन है, आप देख रहे होगे। इस पे आते हैं उष्ण व्यंजन कौन सा है? तो मैंने बताया था श श श ह, जिन्हें ऊष्मा जो निकलती है, जो गर्म आपकी हवा आती है उसे कहते हैं। तो श श श ह आपको बताए थे, ये चारों उष्ण व्यंजन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? श। नेक्स्ट आते हैं स्वर सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर सहित दिखाने के लिए, स्वर रहित दिखाने के लिए, मतलब उसमें स्वर नहीं है। आपको ये दिखाना है कि इसमें स्वर नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो बेटा मैंने बताया था हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब क्या है कि इसमें स्वर नहीं है बेटा। तो स्वर रहित दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हलंत का प्रयोग करते हैं। किसी भी अल्फाबेट के, जैसे का है, तो अगर का लिखोगे तो इसमें का, इस का को तोड़ोगे तो इसमें का भी है प्लस आ भी है ना। तो मैं ऐसे लिखता हूं, का में छुपा हुआ था, अगर ऐसे लिखूंगा तो इसमें स्वर है, कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आ। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब अब इसको आप तोड़ नहीं सकते, तो ये वर्ण है, इसमें कोई स्वर छुपा हुआ नहीं है। तो क्या लगाया? ये लगाया। ये क्या कहलाता है बेटा? हलंत। आंसर क्या हो गया बेटा आपका? हलंत। नेक्स्ट क्या है? वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए। तो बेटा स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। मैंने व्यंजन की आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आधा रुकना। आधा रुकना कैसे कहते हैं? तो मैंने बताया था पूर्ण रुकना, पूर्ण विराम, और बहुत कम रुकना, अल्प विराम, और जो इन दोनों के बीच में होता है वो होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम, विराम मतलब रुकना, अर्ध मतलब आधा। तो आधा रुकना क्या हो जाएगा? अर्ध विराम, जो कि सिंबल है ये। तो आंसर हो जाएगा अर्ध विराम का ये। मैंने आपको सिंबल सारे लिखवाए हैं बेटा, विराम चिन्ह सारे कराए। विराम चिन्ह की वीडियो देख लेना, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएंगे। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं विराम चिन्ह से। नेक्स्ट, स्वर सहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तो याद रखना, वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। क्यों? अक्षर मिल गया, आपस में मिल गए, तो क्या कहलाएंगे? संयुक्ताक्षर। जैसे मैंने बताया था क्षा, शा लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे होता है? ये किससे मिलकर बनता है? का प्लस शा से मिलकर बनता है ना, का प्लस शा से मिलकर बनता है। तो अक्षिक त्रा प्लस ता प्लस रा से मिलकर क्या बनता है? त्रा। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर। अक्षिक त्र ज्ञा श्रा, मैंने बताया भी था, अक्षिक त्र ज्ञा श्रा, ये क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर है। ये किससे मिलकर बनते हैं? स्वर रहित व्यंजन से। जब स्वर सहित व्यंजन मिलता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए। नासिक के द्वारा व्यंजन कौन सा बोला जाता है? तो अणा, जा, दा और दा। तो दा बोल रहे हो, नाक का यूज नहीं हो रहा, डा बोल रहे हो, नाक का यूज नहीं हो रहा, जा बोल रहे हो, नाक का, लेकिन जैसे बोलो अणा, अणा, तो किसका यूज होगा? नाक का यूज होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात? तो ये 11 क्वेश्चन थे आपके
जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अभी और कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं ताकि मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जितने भी आए हुए हैं, उसके बाद अपनी वीडियो समाप्त करेंगे। तो 11 क्वेश्चन आई होप जो मैंने बताया इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं। मैं इधर वाले क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, आप सभी क्वेश्चंस प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर ले, और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रह जाए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना उस क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं उसको आपको अलग से व्हाट्सएप पे या कहीं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट्सएप पे, वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे अलग से शॉर्ट बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे होंगे, ये भी मैं रफ कर देता हूं, आपके पूरा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आप सभी ने पहले ही लिख लिए होंगे, मैंने इसलिए बोला साथ साथ लिखते हुए चलना ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, आपको उतारने की जरूरत ना पड़े। समझा दिए हैं, आंसर समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी बेटा चैनल पे, ना मिले मुझे मैसेज करना, एंड में आपको नंबर बता दूंगा वीडियो के, आपको मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे जो जो आपको करने होंगे, ठीक है बेटा। चलिए समय की बर्बादी नहीं करते, जल्दी से आते हैं अगले क्वेश्चंस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। अब एक साथ बोलते बोलते इसको करते करते आपसे पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। बेटा जल्दी से कमेंट करके बता देना कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ताकि मैं देख पाऊं कि कितने बच्चों को याद है, बिना किसी ऑप्शन के। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, अपने पास से पूछ रहा हूं, आपके लिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको बताना है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस ऑप्शन में हो रहा है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस ऑप्शन में हो रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पहले बोला पद्मश्री, ये क्वेश्चन सारे आपके आए हुए हैं, बार बार बोल रहा हूं इसलिए ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सको अपने किताब में। पद्मश्री, श्रीमती, पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चौना, श्यामा चौना। दूसरा ऑप्शन दिया, मां ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, मां ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, मां ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। तीसरा ऑप्शन वाह कितना मजा आ रहा है, वाह कितना मजा आ रहा है। जिन्होंने मेरी विराम चिन्ह की वीडियो देखी है उनको आंसर पता लगने में 1 सेकंड लगेगा, वो हर सिंबल का मतलब जानते हैं, किस सिंबल का यूज कब होता है बेटा, एग्जांपल के साथ बताया था। नेक्स्ट, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। आपको बताना है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कौन से ऑप्शन में हुआ है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, कौन से ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है आपको बताना है 12वें क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। आंसर आपके चल रहे होंगे साथ साथ लिखते हुए चलना ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। नेक्स्ट है बेटा कृपण, आपको बताना है कृपण का संधि विच्छेद, इसको जब तोड़ोगे आप लोग पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में दे रहा हूं, पहला दिया है करी प्लस पा प्लस णा, दूसरा ऑप्शन दिया है का प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस णा, सी ऑप्शन दिया है बेटा का प्लस री प्लस पा प्लस आ प्लस णा प्लस आ, और डी ऑप्शन दिया है बेटा का प्लस रा प्लस पा प्लस आ प्लस णा और प्लस आ। इन चारों में से आपको बताना है कृपण का कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, जो इसका कृपण का आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा योजक चिन्ह कौन सा है, क्या बताना है आपको बताना है 14वें क्वेश्चन में योजक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन आपको दूंगा अभी, योजक चिन्ह, वैसे तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन, इनमें से कौन सा उद्धरण चिन्ह है ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा 15वां क्वेश्चन, 15वां इधर लिख दूं, आई होप आपको दिख रहा होगा इधर। 15वां क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के भेद बताने बेटा।
वर्णों के भेद इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे देता हूं आपको 10, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 8। क्या बताना है आपको? वर्णों के कितने भेद हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बेटा, 20-25 क्वेश्चन है बस। 10 हमारे 11-15 हो चुके हैं, 5-10 क्वेश्चन और है, वो हम और करते हैं, फिर आपकी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, वर्णों के कितने भेद, जल्दी से आंसर इनके करो जब तक मैं अगले क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक बार मैं 10 फिर से बताऊंगा, तो साथ साथ लिखते चलना बेटा ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। 16वां क्वेश्चन है, इफ चिन्ह का नाम क्या है? ये जो चिन्ह मैंने बनाया है, इफ चिन्ह का नाम बताना है आपको क्या है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन की जरूरत नहीं, लेकिन आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, ताकि अगर ना पता हो तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना आपको आए, इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं। प्रश्नवाचक, अल्प विराम, प्रश्नवाचक अल्प विराम। सी ऑप्शन है बेटा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और डी ऑप्शन है बेटा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आंसर आपके तुरंत आ गया होगा बिना ऑप्शन के ही, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कर पाओ, आपको समझ में आए कि क्वेश्चन मिलते कैसे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका या, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है। जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने सुना था अभी लिखते समय, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। किस प्रकार के व्यंजन है, या, र, ला, व किस प्रकार के व्यंजन है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन पहला ऊष्म, ऊष्म। दूसरा अयोगवह, तीसरा अंतस्थ, चौथा स्पर्श। 18वां क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन निकाल के रखे बेटा, बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालने क्वेश्चन मैंने प्रीवियस के हर एक पेपर को देख के उसमें से जो आए हुए क्वेश्चन है वो सब निकाल के रखे। इस चिन्ह का नाम पूछा है, इफ चिन्ह का नाम पूछा है। ऑप्शन बेटा ऊपर वाले, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 के हैं। 16 के विकल्प देखो, ऑप्शन देखने तो ऑप्शन सेम है आपके, 16 के विकल्प है। ठीक है, 16 के विकल्प है, तो इसके ऑप्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। 19वां क्वेश्चन बेटा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की इकाई भी आपको बताई थी पहली वीडियो में। शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई। आप देखो एक भी क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आया हो तो मुझे बताओ, शब्द की छोटी इकाई सबसे कौन सी है? आपको पहला ऑप्शन दिया स्वर, दूसरा ऑप्शन दिया वर्ण, तीसरा ऑप्शन दिया व्यंजन और चौथा ऑप्शन दिया आपको अयोगवह, अयोगवह। 20वां क्वेश्चन बेटा, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, 5-10 क्वेश्चन और बचे। आपसे बोला वाक्य को समाप्त करने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके, कहीं दे रखे क्या? नहीं दे रखे, लिखने पड़ेंगे। चलो, पहला ऑप्शन है अल्प विराम, पहला ऑप्शन है अल्प विराम। दूसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम। तीसरा ऑप्शन है बेटा विवरण चिन्ह। और चौथा ऑप्शन है बेटा उपविराम। ठीक, 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसके भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन आपको दूंगा मैं, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं देख रहे हो अभी, तो इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं ताकि बाद में आप जब भी देखो तो आप क्वेश्चन समझ पाओ कैसे आते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला। बी ऑप्शन सर्वनाम, सी ऑप्शन अक्षर और डी ऑप्शन क्रिया। ठीक है बेटा, 22वां क्वेश्चन,
22वां क्वेश्चन, दंत्य ध्वनि कौन सी है? क्या बताना है? दंत्य ध्वनि छाटनी है। ऑप्शन दूंगा आपको, बताना है दंत्य ध्वनि कौन सी। दंत्य ध्वनि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया आपको खा, दूसरा ऑप्शन दिया चा, तीसरा ऑप्शन दिया बेटा ला, और चौथा ऑप्शन दिया फा। ठीक है, चलो पहले इतने करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और भी क्वेश्चन कुछ बचे हैं, बस 5 से एक, इसके बाद 5 क्वेश्चन और लिखेंगे मुश्किल से। तो जितने क्वेश्चन है सारे करा दिए आपको बेटा। 2018 से लेके 2019 में, 2018 में, 2020 जितने भी शिफ्टों में जितने क्वेश्चन आए थे आपके इन चैप्टरों से, सिर्फ आप देख लो कि सिर्फ एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको ये अंदाजा लग रहा है। जबकि 4-5 शिफ्टें मान लो तो ज्यादा से ज्यादा आप मान लो 10 क्वेश्चन, 10 शिफ्टें हुई होंगी, जरा सब पेपरों को मिला ले तो 10 क्वेश्चन आने चाहिए थे। अगर 20-25 क्वेश्चन आए, इसके मतलब हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ जितना आपसे पढ़ाया, आपको 2-3 क्लासें नहीं बस मैंने अभी, उन क्लासों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप ये समझो। चलो देखो मैं बताता हूं कि सबसे पहला था उद्धरण चिन्ह क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको जो का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन से ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह? बोले सर ए ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि इफ चिन्ह को, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह क्या है बेटा? ये चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। ये चिन्ह कौन सा है बेटा? ये चिन्ह है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है बेटा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक ही से अगर आपको मेरे ऑप्शन याद होते, मेरे आपने विराम चिन्ह की वीडियो देखी होती तो आप एक सेकंड में बता देते कि ये कौन सा चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। बोले ये है। नेक्स्ट इस पे आ जाओ बेटा। कृपण, कृपण को तोड़ना है तो आपको सबसे पहले बात ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए कि तोड़ना तो करी तो हो ही नहीं सकता, तो आपको पहले से ही पता था। दूसरी बात, जब क्रे को तोड़ोगे तो का जाएगा अलग और री जाएगा। री एक व्यंजन है, री क्या है? एक स्वर है, सॉरी री क्या है? एक स्वर है। तो का से री को अलग करेंगे तो का में आएगा हलंत। तो का में हलंत बेटा इसमें भी नहीं है, का में हलंत इसमें भी नहीं, क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। पहले का में हलंत आधा, इसका री चला गया इधर, प्लस पा और पा का आ इधर चला गया, फिर अणा, अणा का आ इधर चला गया। इसमें जब हलंत नहीं लगाया तो आ कैसे आ गया? इसमें पा के बाद आकर है तो बड़ा आके कैसे आ गया? 3 कट गए, क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बड़े अच्छे से सिखाया था मैंने कैसे अलग करते हैं, व्यंजन वर्ण विच्छेद करना अच्छे से सिखाया है। वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, योजक चिन्ह कौन सा है? तो मैंने बताया भाई बहन, रात दिन, सुबह शाम में जो बीच में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। वो कौन सा है? डी। कौन कैसे? ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये कौन है? तिर्यक रेखा या वैकल्पिक चिन्ह। सब चिन्हों के नाम आपको पता होने चाहिए, बताते चल रहा हूं ऑप्शन के साथ साथ। फिर पूछा वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। मैंने आपको पढ़ाया था जब वर्ण, तो बताया था वर्णमाला 2 प्रकार से है। वर्ण क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह, वर्णों की माला है ना, एक बड़ी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो उसके 2 प्रकार बताए थे, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन, इस चिन्ह का नाम क्या है? मैंने अभी बता के चुका हूं आपको, ये चिन्ह हमने यहां यूज किया था। कहां गया? ये रहा, वह है ना। जब भी कोई दुख होता है, जब भी सुख होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो ये सिंबल कभी होता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है विस्मयादि बोधक। इसका क्या नाम है? विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। अल्पविराम कौन सा होता है? ये वाला। पूर्ण विराम कौन सा होता है? ये वाला। तो विस्मयादि बोधक होता है ये वाला, विस्मयादि बोधक होता है ये वाला। यही आपसे पूछा तो आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक। सारे विराम चिन्ह आपको पढ़ाए, प्लीज आप वीडियो देखिए, आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट, 11 लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो मैंने बताया था 11 लावा आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। काखा गागणा, कचट तप्यस, काखा गागणा, चाथा जाजना, तथा रणा, तथा जना, पाफा अबमा, ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद मैंने बताया था 11 लावा आते हैं, है ना, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है शाह 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 हा, आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए, सॉरी वर्णमाला याद होनी चाहिए, छोटा बड़ा। शाह 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 क्या है? ऊष्म व्यंजन है। फिर बचते हैं अक्षिक, त्रक, ज्ञा और श्रा, ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। तो आपको इस सब एबीसीडी मैंने आपको सारे वर्णमाला छोटा बड़ा सब कुछ याद कराया है, कौन क्या होता है। प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप ऐसे क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का नाम। इस चिन्ह का, ये जो चिन्ह सिंबल है, इसका नाम क्या है आपसे पूछा, ऑप्शन ऊपर वाले, तो आपको मैंने ये बना रखा है। इस चिन्ह को ये कहते हैं बेटा प्रश्नवाचक। आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। इस पे आ जाओ बेटा। शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो मैंने बताया शब्द किससे मिलकर बनता है? शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जब कई सारे वर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट बेटा, वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी वाक्य हम समाप्त करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? पूर्ण विराम का। मैं घर गया था, खत्म, बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम का यूज करते हैं, है ना बेटा। अल्प विराम तो बीच में यूज होता है। विवरण चिन्ह, जो आप विवरण देने वाले हो तो बात खत्म नहीं हुई, उपविराम का यूज भी आप नहीं करते, तो किसका बचा? पूर्ण विराम। आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। बात खत्म करने के बाद हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सबको पता है, मैंने अभी बताया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। सर्वनाम अक्षर क्रिया से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, दंत्य ध्वनि कौन सी बेटा? बोल के देखो, देखो का क्या था? खा। खा कहां से बोल रहे हो? यहां से, कंठ से। फिर है चा, चा जीभ का यूज करो तालु से। फिर क्या है? ला, ला। जब ला बोलो तो आपकी जीभ किस पे टच हो रही है बेटा? दांत पे टच हो रही है। तो कभी भी दंत है, दंत मतलब जीभ ला पे टच होनी चाहिए। ला, 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 ठीक है बेटा। तो ता, था, ध, ध, न,
ये होते हैं दंते व्यंजन, और या रा लावे में आप बोल के देखोगे, है ना, कि कौन सा व्यंजन कौन सा व्यंजन, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या और वाह अड़सर होते हैं, रा कौन सा व्यंजन होता है, प्रकंपित व्यंजन कहलाता है, ला लुंठित व्यंजन कहलाता है, मतलब बहुत सारे, सब कुछ मैंने आपको व्यंजन वर्णमाला पढ़ा रखी है, प्लीज आप देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये सारी चीजें। तो आपको पता है दंते कौन सी व्यंजन है, बोले सर ला है। क्या है ला, क्यों, फा पा फा, कहां से पा फा, कहां से बोला रहे, होठों से। चा कहां से बोला जाता है, तालू से। खा कहां से बोला जाता है, कंठ से। क्वेश्चन हो गए क्लियर। 4-5 क्वेश्चन और बच्चे बेटा, बस वीडियो खत्म करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार जुड़े हुए वीडियो देख रहे हो। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं बेटा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कोई आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बेकार हो या आपका ना आए हो। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। और देखनी चाहिए तो पूरी तरीके से देखनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। सब कुछ मेरे नोट्सों में से कुछ भी उससे बाहर नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद भी सर्च कर सकते हो। ठीक है बेटा, आखिरी कुछ क्वेश्चन बचे। आपसे पूछा कौन सा वर्ण अघोष है, 22 हो गए थे। 23वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण बताना है आपको। कौन सा वर्ण क्या है, अघोष है। अघोष वर्ण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दिया चा, दूसरा ऑप्शन दिया जा, तीसरा ऑप्शन दिया झा, और चौथा ऑप्शन दिया डा। अभी अब मैंने क्वेश्चन कराया भी था, कौन सा असत्य की पहचान वाला, अगर वो ढंग से पढ़ा होगा तो इसका आंसर बता दोगे। जल्दी से बताओ बेटा, मैं अगले क्वेश्चन लिख रहा हूं। 24वां क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ नहीं होता। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कौन सा वर्ण का अर्थ नहीं होता। ठीक है, पहला ऑप्शन है अक्षर, दूसरा ऑप्शन है रंग, तीसरा ऑप्शन है जाति, और चौथा ऑप्शन है सुंदर। 25वां क्वेश्चन बेटा, 25वां क्वेश्चन है अल्प विराम का चिन्ह बताना है आपको, कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। ठीक है बेटा, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको बेटा, पहला ऑप्शन आपको दिया क्वेश्चन मार्क, दूसरा ऑप्शन दिया आपको ये वाला सिंबल, तीसरा ऑप्शन दिया आपको ये वाला सिंबल, और चौथा ऑप्शन दिया आपको ये वाला सिंबल। 26वां बेटा, नेताजी ने कहा था, नेताजी ने कहा था, नेताजी ने कहा था, क्या कहा था भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने लिख दिया पूरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपसे पूछा है इसमें कौन सा सिंबल यूज हुआ है। पहला ऑप्शन पूर्ण विराम, दूसरा ऑप्शन अल्प विराम, तीसरा ऑप्शन है बेटा उद्धरण चिन्ह, और चौथा ऑप्शन है बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। 27वां क्वेश्चन बेटा, शा का उच्चारण स्थान, शा का उच्चारण स्थान, कि इसको कहां से बोला जाता है, आपको यह बताना है शा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। मूर्धा। 28, रा व्यंजन नहीं है, रा व्यंजन नहीं है। कौन से ऑप्शन में नहीं है यह आपको बताना बेटा, रा व्यंजन नहीं है। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला मात्र, दूसरा बेटा मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है बेटा क्रम, और चौथा ऑप्शन है मातृभूमि। क्या बताना है आपको, आपको बताना है बेटा किस ऑप्शन में रा नहीं है, रा व्यंजन नहीं है, किस ऑप्शन में रा व्यंजन नहीं है। कितने क्वेश्चन होगा बेटा, 28। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 29-30 क्वेश्चन आए थे अब तक, इधर वाले आपके हो गए। जल्दी से आप इन सबके आंसर करो, मैं इधर वाले सब करता हूं तब तक।
हो गया बेटा 28। 2-3 क्वेश्चन और बच्चे खत्म करते। 29वां क्वेश्चन क्या बेटा? 29वां है पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। अब तो आपको इतनी बार मैंने यही यूज कर लिया कि आपकी समझ में आ गया हो कौन सा चिन्ह है, फिर भी ऑप्शन दे देता हूं। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन सिर्फ बिंदी है, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। आपको बताना है कौन सा आंसर है। 30वां क्वेश्चन, तालव्य ध्वनि बतानी है कौन सी है। तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि मतलब जो जीभ से बोली जाती है। तालव्य ध्वनि कौन सी है ये आपको बतानी है। ऑप्शन है पहला ता, दूसरा पा, तीसरा शा और चौथा का। 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन बेटा, अघोष वर्ण कौन सा है? क्या बताना है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन आपको दे देता हूं। ए ऑप्शन है का, फिर है गा, फिर है घा और फिर है जा। ठीक है बेटा, चलो जी हमारी क्लास बेटा खत्म हो गई। ये सारे क्वेश्चन आए थे आपके यूपी पुलिस के, जितने क्वेश्चन आए थे मैंने सारे करा दिए, इससे ज्यादा नहीं आए। टोटल 31 क्वेश्चन आए हैं आपके इस चैप्टर से जो मैंने आपको कराया विराम चिन्ह वर्णमाला से। टोटल 31 क्वेश्चन आए हैं 2018, 2019 और 2020 को मिला के 3 सालों में। ठीक है बेटा, शिफ्टें सारी मिला लो, एक शिफ्ट में आपके 2-3 क्वेश्चन बैठ जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, अघोष वर्ण कौन सा है? तो मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। आ से आ पहले आता है ना, तो अघोष शुरू के 2, सघोष बाद वाले 3। तो अघोष व्यंजन होगा पहला और दूसरा। तो आपको दिखा है जा पहला नहीं होता, झा नहीं होता, डा नहीं होता, क्या होता है? चा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ण का अर्थ नहीं। देखो वर्ण का अर्थ अक्षर तो होता ही, सभी जानते हैं, वर्ण मतलब अक्षर। रंग तो आपको पता है तुम किस वर्ण के हो, रंग किस रंग के हो, है ना, रंग के लिए भी यूज होता है। जाति तो आपको पता है हम सवर्ण है ना, तो सवर्ण जाति के लिए भी यूज होता है। सुंदर के लिए यूज नहीं होता वर्ण, वर्ण सुंदर के लिए यूज नहीं होता, रंग के लिए यूज होता है। किस वर्ण के क्या रंग है तुम्हारा, क्या वर्ण है। जाति के लिए हम सवर्ण हैं, तुम सवर्ण नहीं हो, जाति के लिए यूज होता है। और अक्षर के लिए भी यूज होता है, किसके लिए यूज नहीं होता? सुंदर के लिए। अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा है बेटा? ऑप्शन डी। ये क्या है? पूर्ण विराम। ये क्या है? विस्मयादि बोधक। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सब आपको बता रखे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आपसे पूछा कौन सा सिंबल लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें, तो इसका यूज हुआ है। और ये क्या होता है? ये अल्प विराम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शा का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखो बेटा शा का, शा बोल के देखो, शा शा चा छा। तो आप लोगों को ध्यान रखना कंठ से नहीं बोला जा रहा, दांत यूज नहीं हो रहा, मूर्धा यूज नहीं हो रही, तालु यूज हो रहा है। शा शा, है ना, आपकी जीभ यूज हो रही है, सिर्फ जीभ। तो आंसर क्या हो जाएगा? तालु। नेक्स्ट आते हैं बेटा, रा व्यंजन नहीं है। तो रा कौन से ऑप्शन में नहीं है आपको ये बताना है। तो देखो मैंने रा के आपको 4 प्रकार बताए थे, रा के आपको 4 प्रकार बताए थे। ये क्या है? मात्र में तो त्रा तो बनता ही ता और रा से, मतलब इसमें तो है। मूर्धा की बात करेंगे हम लोग तो इसमें भी रा आपका आ ही रहा है, रा ऊपर लगा हुआ है आधा। इसकी बात करेंगे तो ये क्रा में का में रा लिखा है, इसमें रा नहीं है, मातृभूमि में रा नहीं है। ये क्या है? तो ये री से ऋषि वाला सिंबल है। क्या है ये? री से ऋषि है, यानी कि इसमें रा नहीं आ रहा है। तो रावण बाकी तीनों में था, किसमें नहीं था? मातृभूमि नहीं था। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी 30 क्वेश्चन आज की क्लास की, पूर्ण विराम कौन सा है? तो आप सभी को पता है ये पूर्ण विराम है। इसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। इसे क्या कहते हैं? पाद बिंदु। आपको नहीं पता तो जो कागज गजल जो नीचे लिखते हैं ना, बिंदी लगा देते हैं, उसको पाद बिंदु बोलते हैं। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह। तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य अभी मैंने देखो बताया था, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो तालु से क्या बोला जा रहा है? शा बोला जा रहा है। तो तालव्य ध्वनि कौन सी हो गई? शा हो गई। क्लियर बेटा? तो तालु से बोली जाती है। का कहां से बोला जाता है? कंठ से। पा कहां से बोला जाता है? होठ से। देखो पा पा पा। टा बोलो टा 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 टा। टा कहां से बोलता है? मूर्धा से, टच होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष मैंने क्या बताया? शुरू के 2, हर वर्ग के पहले 2 वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, बाद के 3 सघोष होते हैं। तो ऑप्शन में दिख गया का क्या है आपका? अघोष वर्ण। देखो गा तीसरा है, घा चौथा है, चाचा जा तीसरा है, लेकिन का पहला है। तो बाकी सब तीसरे, दूसरे, चौथे, पांचवे हैं, लेकिन का क्या है? पहला है। शुरू के 2 वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? का। हाँ, मैं सांस ले लेता हूं। आपकी क्लास बेटा जितनी भी लंबी हुई, लेकिन मैंने आपको सारे क्वेश्चन आज एक ही क्लास में, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया है। कैसे आते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चन कम्युनिटी में आपको मिल रहे हैं। रोज बेटा 3 बजे, रोज 3 बजे 3 PM पर आपकी हिंदी की क्लास आपको मिलती है, और रोज 8 PM पर आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है लाइव।
ये आपकी रात में चलती है लाइव क्लास रीजनिंग की। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इसको जरूर नोट कर लें। बाकी कोई दिक्कत आपको हो, मैंने बोला था एंड में नंबर दे दूंगा, ये बेटा मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी दिक्कत हो, किसी चीज की लिंक ना मिले, कोई वीडियो की लिंक ना मिले, कोई आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर मेरे पे जो चीज जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाम मेरा आपको चैनल पे दिख रहा है, हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। आप जहां भी सर्च करेंगे मैं आपको दिख जाऊंगा, आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी देखें। और ये क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आपको पेपर में जब जाओगे सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने देखा ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हुआ, पूर्ण विराम वाला, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप जाओगे दोबारा से इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। आप कहोगे सर ने यार अच्छा हो हमने वो वीडियो देख ली थी। ठीक है बेटा, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।